लोग बहुत अच्छे हैं दुनिया में, बस नेतृत्व तो अच्छा होना चाहिए। गहलोत जी के बारे में जहाँ तक आपने कही, मैं निश्चित रूप से गहलोत जी के साथ 2008 से जुड़ा हुआ हूँ। व्यक्तिगत रूप से वो देवता आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है। उन तक जब मैसेज जाता है तो समाधान भी होता है, ये मैंने प्रैक्टिकल देखा है। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि उन तक बातें पहुंच नहीं पाती, मिलने का टाइम लेते हैं, उनकी बिजीनेस की वजह से मिल नहीं पाते, और जो सच है वो उन तक पहुंच नहीं पाता। अगर गहलोत साहब इस वीडियो को देख रहा हूं तो उनको कहूंगा, इस दरवाजे को कुछ ऐसा खुला रखो जहां सच्चे लोग आपसे कभी भी मिल सकें, अपनी बात कह सके, और उसके बाद आप उसका समाधान करें। ताकि कोरोना काल में बुरी तरह से बर्बाद होने के बाद शिक्षा के जो मंदिर थे वे लगभग बंद से हो गए। सब लोग परेशान। आनन फानन में कुकुर मुत्तों की तरह बहुत से नेता पैदा हुए। नेतागिरी के लिए तो सब आगे आए, लेकिन एक दिन अचानक खबर आती है, एक शिक्षक और एक शिक्षक संगठन के नेता शिक्षा मंत्री के बंगले पर अपनी मांगों को, अपने साथियों के अधिकारों को मनवाने के लिए आत्मदाह की धमकी देता है, और उस धमकी को कारगर करते हुए सिर पर पेट्रोल उंडेल लेता है। आग लगाने से पहले वहाँ मुस्तैद खड़े पुलिसकर्मी उन्हें बचा लेते हैं। वे कई दिन तक अस्पताल में रहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्कूल शिक्षा परिवार के अध्यक्ष अनिल शर्मा जी की। हमने आपसे वादा किया था, हम खास मुलाकात में अच्छे और सच्चे लोगों से ही आपकी मुलाकात करवाएंगे। आज उसी श्रेणी में हम अनिल शर्मा जी के पास आए हैं। इनसे सीधा हम सवाल पर आते हैं। सीधा एक सवाल, आप योग्य व्यक्ति हैं, आपकी योग्यता अन्य शिक्षाविदों से अधिक है। ऐसे में आप चाहते तो कहीं IAS या IPS बन सकते, तो फिर शिक्षा का क्षेत्र ही आपने क्यों चुना? देखिए, मैं शुरू से पढ़ने में होशियार रहा, मेरिट बोर्ड की मेरिट का स्टूडेंट हूँ। उसके पश्चात मैंने शिक्षा इसलिए चुना, मैं समाज में बदलाव लाना चाहता हूँ, और बदलाव लाने का एकमात्र जरिया एजुकेशन है। यदि बच्चों को ठीक से एजुकेशन दे दी जाए बचपन से ही, तो बड़े होकर निश्चित रूप से एक अच्छे नागरिक बनेंगे, और एक अच्छा नागरिक ही देश में बदलाव ला सकता है। SSP स्कूल शिक्षा परिवार के ये अध्यक्ष हैं। उससे पहले अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल जयपुर का प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान है, उस संस्थान के आप मालिक हैं। अच्छा चल रहा है, यानी इनको कोई कमी नहीं है। बच्चे हैं, बच्चे छांटने पड़ रहे हैं कि किन बच्चों को हम बाद में लें और किन बच्चों को अभी हम पढ़ाएं। ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे संस्थान के लिए सोचता नहीं है। स्पेशली अगर कोई आसपास के स्कूल संचालक हैं और उनको कोई दिक्कत आ रही है, तो एक कंपटीशन की भावना रहती है। लेकिन उस कंपटीशन की भावना से आगे बढ़कर आपने स्कूल शिक्षा परिवार के नाम से एक संगठन बनाया। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको अन्य आपकी तरह ही स्कूल को रन करने वाले संस्थापकों की मदद करनी चाहिए और उसके लिए एक संगठन होना चाहिए? सर, बेसिकली मैंने कहा ना, मैं शुरू से बदलाव का द्योतक रहा हूँ, या बदलाव के लिए चाहने वाला व्यक्ति रहा हूँ। मैंने मेरे स्कूल को जब रन करने लगा तो मुझे लगा है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। सरकार ने कुछ ऐसी अव्यवस्था शब्द यूज करूँगा, पैदा कर रखी है, जिसकी वजह से कोई आदमी ईमानदारी से संचालन कर ही नहीं सकता। मुझे लगा अगर मुझे, मेरे जैसे व्यक्ति को जो समाज में बदलाव लाना चाहता है बच्चों के साथ, उसके साथ दिक्कतें आ रही है, जो नियमों का ज्ञाता है, मेरी आदत है कि मैं किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में पूरा रिसर्च करता हूँ। मुझे लगा जब मुझे दिक्कत आती है तो आम आदमी को क्या आ रहा होगा। अब बात आती है संगठन बनाने में। संगठन नाम था तो मुझे लगा ये थोड़ा सा अटपटा होगा, इसलिए हमने रखा है स्कूल शिक्षा परिवार। पूरे देश में एकमात्र ऐसा संगठन है जिसके पीछे परिवार जुड़ा हुआ है, और इस परिवार को मैं पिछले 8 साल से लगातार परिवार की भावना चला रहा हूँ। जहाँ जब कभी आप मीटिंग में आके देखिएगा, हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष कहने को पदाधिकारी बना रखे, पर जब मीटिंग होती है तो सब जाजम पे बैठते मेरे सहित। यानी यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं होता, परिवार भावना से। कोरोना काल में दौरान हमने हमारे टीचर्स, इस परिवार में बच्चे भी हैं, टीचर्स भी है, जिन बच्चों की फीस नहीं होती है, एग्ज़ाम का कोई लफड़ा आता है और यदि वो मेरे तक आते हैं, तो मैं ऐसे 20 उदाहरण दे सकता हूँ जहाँ स्कूलों से बात करके और 19-20 करके उनकी मदद करता हूँ ये बच्चों के लिए। टीचर्स को कोरोना काल में खाने की दिक्कत आई, मैंने पोर्टल खोला, 5200 टीचर्स ने उस पर अपना आवेदन किया कि हमारे पास खाने की दिक्कत है, समाज में हम मांग नहीं सकते। उन लोगों को मेरे स्कूल वालों के माध्यम से मदद कराई, 18 स्कूल संचालकों के यहाँ सहायता पहुँचाई। ये कोरोना काल में, ये परिवार की भावना है।
ये परिवार की भावना है, लेकिन इसके पीछे एक और कहानी है। अनिल शर्मा जी व्यक्तिगत रूप से अशोक गहलोत से जुड़े हुए हैं, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और कोरोना काल में उन्होंने भी आह्वान किया था कि सब लोग आगे आएं और आकर आप लोग कोई भूखा न सोने पाए, इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए लोगों को भोजन खिलाएं। एसएसपी वह संस्था है जिसने अपने प्रदेश के सभी संचालकों को इस काम के लिए जुटने का आह्वान किया, और इनके आह्वान से स्कूल संचालक भारी मात्रा में, अभिभावक भी भारी मात्रा में जुटे और मुख्यमंत्री का वह आह्वान सफल हुआ। हम बात करते हैं, इतने सारे संगठन हैं, बहुत से अन्य संगठन भी हैं, लोग एसएसपी को ही इतना क्यों चाहते हैं? सर, ये सारा खेल नेतृत्व का होता है। मैंने ये महसूस किया, लोग क्या करते हैं, नेता को फॉलो करते हैं, और नेता यदि अच्छा है तो फॉलोअर बहुत अच्छे हैं, लोग गलत नहीं हैं। मैंने जो महसूस किया इस 52 साल की उम्र में, लोग बहुत अच्छे हैं दुनिया में, बस नेतृत्व तो अच्छा होना चाहिए। गहलोत जी के बारे में जहाँ तक आपने कही, मैं निश्चित रूप से गहलोत जी के साथ 2008 से जुड़ा हुआ हूँ। व्यक्तिगत रूप से वो देवता आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है। अब ठीक है, एक राजनेता होते हैं तो उनको राजनीतिक दावपेचीदगियाँ अपनी जगह करनी पड़ती है, उन तक जब मैसेज जाता है तो समाधान भी होता है, ये मैंने प्रैक्टिकल देखा है। मैंने उनको एक बार गुस्से में मैसेज किया तो उनका चल के फ़ोन आ गया अपने मोबाइल से, मैं कल्पना नहीं कर सकता था। मेरी लड़की ने, रिसेप्शन ने उठा के कहा, उनका मैं गहलोत बोल रहा हूँ। तो उसने कहा कौन गहलोत? वो सोचो कोई स्कूल वाला गहलोत है ये। उसने कहा मुख्यमंत्री गहलोत बोल रहा हूँ। तो उसने मुझे आके कहा, सर कोई ऐसे कह रहा है मैं मुख्यमंत्री गहलोत बोल रहा हूँ। मैं तो समझ गया था कि वो इतने सीधे व्यक्ति हैं। मैंने बात की उनसे और उन्होंने उस समस्या का समाधान किया। 2-3 बार ऐसा हुआ, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि उन तक बातें पहुंच नहीं पाती, मिलने का टाइम लेते हैं, उनकी बिजीनेस की वजह से मिल नहीं पाते, और जो सच है वो उन तक पहुंच नहीं पाता। अगर गहलोत साहब इस वीडियो को देख रहा हूं तो उनको कहूँगा, इस दरवाजे को कुछ ऐसा खुला रखो जहाँ सच्चे लोग आपसे कभी भी मिल सकें, अपनी बात कह सके, और उसके बाद आप उसका समाधान करें ताकि आपकी अच्छाई बनी रहे। कुछ न कुछ गड़बड़ है सिस्टम में, आप तक बातें पहुँचती रही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब से गांधी टीवी इस बात को बताना चाह रहा है कि हम अधिकतर जगहों पर अच्छे लोगों से मिलने जा रहे हैं। सबकी एक कॉमन समस्या एक निकल कर आ रही है कि आपका दरवाज़ा आप तक पहुंचने से पहले कुछ लोगों ने अप्रत्यक्ष रूप से बंद किया हुआ है। आप उन लोगों को तलाशें और आप तक अच्छे लोगों की पहुंच सुगम बनाने के लिए उस दरवाजे को हमेशा खुला रखें। यही आप कहना चाहते हैं? सर, निश्चित रूप से बताऊँ ना, बहुत बार ऐसा होता है कि वहाँ पर गहलोत साहब से, जब मेरा अभी हाल ही की बात बता रहा हूँ कि जोधपुर प्रवास के दौरान कुछ लोग मिले, मेरे पदाधिकारी, उन्होंने कहा कि अनिल जी को बोलो मेरे से नाम लिखाएं, मैं मिलना चाहता हूँ। ये सब थे उनके सीएम साहब के कि वो मिलता ही नहीं है, अनिल उसको बोलो मेरे से मिले आपके प्रॉब्लम्स के लिए। और मैं आज 20 दिन से नाम लिखा रहा हूँ, वो नंबर ही नहीं आता। अप्रोच करके कहो तो कुछ मिनिस्टर करें, हमारा ही मुलाकात नहीं होती। इट्स नॉट जस्टिफाइड। इसका आपके जीवन में क्या मतलब? नहीं सर, इसका बहुत बड़ा असर होता है। क्या होता है सर, कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति ज़्यादा इंतजार नहीं करता, ज़्यादा धक्के नहीं खाता। जिनको उनसे राजनीतिक लाभ लेने की गरज होगी, जिनसे उनको कुछ चापलूसी करनी होगी, रिश्वत खानी होगी, गलत काम कराने होंगे, वो लोग तो हो सकता है बार बार धक्के खाएं। पर मेरा जैसे लाखों स्वाभिमानी व्यक्ति जिनके पास वजूद है, वो वजूद वाले धक्के नहीं खाएंगे, फिर वो दूसरा रास्ता तलाश लेते हैं। निश्चित रूप से मैं खुद पीड़ित सा हुआ। उसके बाद मैंने सोचा कि छोड़िए यार इस सिस्टम को, हम किसी और से बात करते हैं। मैं बीजेपी की तरफ या आम आदमी पार्टी की तरफ सोचने लगा। मैं क्यों सोचता? यदि मुझे वहीं से न्याय मिल जाता तो आगे नहीं सोचता, सोचना पड़ता है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी, गहलोत साहब, आपके लोग छिटक कर कहीं और जाने की तलाश में हैं। आप जल्दी से अपने बंद किए हुए दरवाजे को खोलिए। हम एक सवाल और, जब हमारे दर्शक आपको देख रहे होंगे तो उनके मन में आता होगा, जो नए दर्शक हैं जो एसएसपी के बारे में नहीं जानते हैं, तो एसएसपी का गठन कब हुआ और अभी वर्तमान में टाइम में कितने इससे जनसंख्या जुड़ी हुई है और आगे क्या कार्य प्रणाली है जिस पर आप काम कर रहे हैं? सर, 2014 में हमने स्कूल शिक्षा परिवार का गठन किया, 2014 में, और 14 से लेकर राजस्थान के 50,430 स्कूल हैं। मैं ये मानता हूँ उनमें से मोर देन 90% स्कूल सैद्धांतिक रूप से और दिल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत है कि विद्याधर नगर का 300 बाई 650 का ग्राउंड हमने एक आवाज़ पे भरा। लोग अपने खर्चे पर चल के आए और भर के चले गए, नंबर 1। नंबर 2, अभी सीएम साहब को मुझे धन्यवाद देने जाना था, मैंने मैसेज डाला कल मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ कौन कौन चलेगा। तो लगभग 5,500 लोग पहुँच के सीएम हाउस के गेट बंद करने पड़े। खुद सीएम साहब को मुँह से कहना पड़ा कि इतना लवाजमा तो कोई लेके ही नहीं आया, नंबर 1। उसके अलावा अभी 27 अगस्त को हमने कोई स्कूल खुलवाने को लेकर किया था। तो इस बड़ी संख्या में है। हमारा सबसे बड़ी ताकत है मेरा बच्चा जो हमारे स्कूलों में पढ़ता है और हमारा टीचर।
ये दो बड़ी संख्या में 13,09,000 में से लगभग 10 लाख टीचर्स हैं जो हमें फॉलो करते हैं। 1,06,00,000 बच्चों में से लगभग 76 लाख बच्चे हैं जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है। मैं कई बार शिक्षा के मुद्दों पे वीडियो बना के डालता हूँ, जैसे अभी हम परिंदे पे कर रहे हैं कि पक्षियों के लिए परिंदा बांधे, हम माँ बाप की सेवा के लिए करते हैं, हम नमस्कार प्रणाम भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो वो छोटे छोटे वीडियोज मेरे बन के जाते हैं जो स्कूलों के माध्यम से बच्चों तक पहुँचते हैं, पेरेंट्स भी इस बात को जानते हैं। तो एक बड़ा वर्ग है जो जुड़ा हुआ है, जिससे नियमित रूप से हमारा इंटरेक्शन होता है। एक सवाल और, आप विद्वान हैं, शिक्षाविद हैं, जब भी बदलाव आता है तो शिक्षाविद का उसमें बहुत बड़ा स्थान होता है। देश में आप क्या देख रहे हैं? बीजेपी पूर्ण रूप से शासन कर रही है, बहुमत के साथ शासन कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी अपना वजूद बढ़ाती जा रही है और कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इन पर आप बीजेपी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इन पर हम अलग अलग आपसे टिप्पणी चाहते हैं। ठीक है सर, सबसे बड़ी बात बताऊं आपको कि मैं निष्पक्ष रूप से एक हिंदुस्तानी होने के नाते कहना चाहूँगा, हिंदुस्तान में सभी धर्मों के लोग रहेंगे। ये हिंदुस्तान के संसद ने, हिंदुस्तान के संविधान ने स्वीकार किया कि सभी धर्मों के लोग रहेंगे। यहाँ बड़ी धर्मनिरपेक्षता से शब्द है, उसका मतलब है कि अपने धर्म को खूब मानो पर दूसरे धर्म का भी आदर करो। दुर्भाग्य से मैं देख रहा हूँ 2014 के बाद से, जब से बीजेपी शासन में आई है, इन चीज़ों को थोड़ा सा नकारा जा रहा है। मैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुपों में लगभग 18,000 लोग जुड़े हुए हैं सीधे तौर पे ग्रुप, और बाकी उनसे अलग। जब मैं को भी देखता हूँ तो छोटे छोटे हिंदू धर्म के खिलाफ पक्ष में किसी और धर्म के खिलाफ आते हैं तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है। एक शिक्षक के रूप में हम क्या देखते हैं, तो मैं बीजेपी के आदरणीय मोदी जी या उनके जो नेता देख रहे हैं, शासन करने के लिए आप हिंदू को आगे ला के मुसलमान को दूर करके या किसी और को करके करेंगे तो ज़्यादा दिन लंबा नहीं चलेगा। ये कटु सत्य है। लंबा तभी चल पाएगा जब लोगों के दिल में राज करे, न कि जाति धर्म के दिल में राज करे। तो एक तो ये कट्टरता बंद है। तो मैं बीजेपी की सारी बातों से खुश हूँ, मोदी जी का ज़बरदस्त फैन हूँ, उनकी बोल्डनेस का। लेकिन जैसे ही धर्म के नाम पर बातें होती है मैं बहुत खिलाफ हो जाता हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है। किसी भाई से भाई लड़े, अभी देख रहे हो आप कश्मीर फाइल्स पे बहुत चर्चित है, मैं करूँगा तो लोग इसके खिलाफ होंगे, लेकिन इतना बता दूँ, जिन लोगों ने कश्मीर फाइल देखी वो सारी घटनाओं पर थी, लेकिन पिक एंड चूज थी। ये आप देखेगा, जैसे ही मैं फिल्म हॉल से देख के निकला मुझे इतनी नफरत हुई कांग्रेस से, कह रही क्या करती है। लेकिन जब मैं आके नेट पे सर्च करने लगा, मैं सब युवाओं से कहूँगा आप मेरी बातों को ध्यान से देखिएगा, नेट पे सर्च करिएगा। जब मैं सर्च करने लगा तो बहुत से ऐसे लोग निकल कर आए जो वहाँ के राइटर्स थे, जो उन दिनों के लोग थे, पत्रकार थे। उन्होंने बड़ा साफ बताया कि इस फिल्म में पिक एंड चूज है। ये नहीं बताया गया वो जो उसका किरदार था मिथुन चक्रवर्ती का, जो अफसर था, वो राज्यपाल का कुछ OSD या अफसर होता है, वो कह रहा दिल्ली की सरकार सुनती नहीं। उसको दिल्ली में सरकार किसकी थी इस फिल्म में छुपाया गया, बताना चाहिए था। बीजेपी समर्थित सरकार थी। यदि बीजेपी को इतना ही दुख था तो क्यों नहीं समर्थन वापस लिया। उस वक्त ये भी था, जगमोहन राज्यपाल जब गए तो जम्मू ठहरे, उन्होंने वहाँ पे उनके युवाओं को पकड़ा 314 लोगों पे, और बर्बर गोली चलाई गई, और उसमें 47 युवक, या कहते हैं कि अनऑफिशियली 65 युवकों की हत्या हुई। एक आक्रोश बढ़ा, एक नफरत बढ़ी। हिंदू धर्म का कोई आदमी गलत करता तो मैं उसको हिंदू नहीं कहता, वो उग्रवादी है हिंदू में भी। ऐसे ही मुसलमानों में जो गलत करते हैं वो आतंकवादी, उग्रवादी कुछ भी है। जब उग्रवादियों ने कुछ किया किसी धर्म के ने, उनको सजा मिलनी चाहिए थी। पर हम क्या कर रहे हैं, उसमें पिक्चर बनाकर उस पिक्चर को रिलीज कर रहे हैं। इससे नुकसान क्या हुआ देखेगा। अभी आप देखो करौली में 3-4 जगह दंगे हो गए। उस पिक्चर को देखने के बाद जब मुझे नफरत हो सकती है, जो आदमी धर्मनिरपेक्ष है, तो सोचिए जो धर्मनिरपेक्ष नहीं है, जो किसी का फॉलोअर है, उस पर क्या गुजरी होगी। उसने मुसलमान के प्रति नफरत पाल ली। अब वो हिंदू जाके रह सकते हैं क्या वहाँ? अब उल्टा दिक्कत होगी। कभी भी सोचिए मेरे पिताजी को किसने गाली दी हो और उस गाली को मैं भूल गया, और मुझे कोई आके याद दिलाए कि इस व्यक्ति ने तो तेरे पिताजी को गाली दी थी, तो मैं उसको बिठाऊंगा नहीं, उसको दूर करूंगा। बिठाने के लिए क्या करना पड़े, गाली दी हो तो भी छुपा लो। तो करना क्या चाहिए था मोदी जी आपको, कि अगर ऐसी बात थी उस पर एक्शन अंदर होता, कुछ भी होता, पर उसको ओपन नहीं करते। ओपन करके आपने नफरत फैलाने का काम किया, और उसका नुकसान निश्चित रूप से सारी पीढ़ियों को झेलना पड़ेगा। अब देख लीजिएगा। इनकी बात पर मोहर लगाते हुए बता देते हैं, बीजेपी हिंदुत्व का मुद्दा सिर्फ वोट पाने के लिए करती है, और जब ज़रूरत पड़ती है तब बीजेपी के ही लोग मुसलमानों से कहते हैं कि हम आपसे नफ़रत नहीं करते हैं। और उसका उदाहरण है, हाल ही में नरेंद्र मोदी जब कश्मीर पहुंचे थे तो उन्होंने वहां के मुसलमानों से कहा था कि आप मुझ पर विश्वास करो, मैं दूरियां मिटाने आया हूं। एक तरफ नफ़रत के बीज बोते हैं, दूसरी तरफ जब वो उगने लगता है तो कहते हैं कि मैं इसको तेजाब डालकर बर्बाद करने आया हूं। आपके बीच में जो नफ़रत है उसको मैं मिटा कर रहूँगा।
ऐसी जो दोहरी भाषा है उसके बारे में भी आप टिप्पणी। सर मैं बेसिकली ये कहना चाहूँगा, राजनीति थोड़ी गंदी है, गंदे लोग ज़्यादा हैं। अब आम आदमी पार्टी के रूप में निश्चित रूप से एक नया उदय हो रहा है। उनको लोग, मैं थोड़ा सा मिल के आया अभी केजरीवाल जी से मेरी मुलाकात हुई, जब मैंने उनको जानने की कोशिश की तो चीज़ें कुछ अलग लगी। मैं बीजेपी के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि वो धर्म के आधार पर देश को नहीं बांटे, वो गलत है। और ये दोहरा चरित्र जो आप कह रहे हो, ये एक नहीं हज़ारों जगह देखने को मिलता है। जब यूपी के चुनाव में 80-20 किया गया, 80-20 करके आप चुनाव जीत भी गए। और एक बुलडोजर पे कहना चाहूँगा, पूरे देश में मैं आज कहीं न्यूज़ पढ़ रहा था, कोई बुलडोजर बाबा, कोई बुलडोजर मामा, कोई बुलडोजर दादा, ये गलत परंपरा है। इसलिए है कि अगर आपको मान लगता है कि अवैध है, आपको लगता है बहुत बड़ी संपत्ति, करोड़ों रुपए खर्च तो हुआ है ना देश का, आप उसको नीलाम करिए ना, उसके पैसे को इकट्ठा करके गरीबों में बांटिए, पीड़ितों में बांटिए। आप देश की संपत्ति को नष्ट करके क्या साबित करना चाहते हैं? पिक एंड चूज के आधार पर बुलडोजर का यूज करके आप देश का भला तो नहीं कर सकते। आप उसकी परिस्थिति में जाके देखिएगा। और आपने चिन्हित किया कि अतिक्रमण हुआ, अभी एक पेट्रोल पंप किसी एमएलए का तोड़ा गया, मुस्लिम एमएलए था वो यूपी में, उसने कुछ कह दिया मोदी जी के बारे में, योगी जी के बारे में, पता नहीं किसके बारे में, को तोड़ दिया गया। वो पेट्रोल पंप वैसे तो नहीं बना होगा ना, बना उन अफसरों को चिन्हित किया आपने, उनका क्या हुआ? उनके खिलाफ कार्रवाई करते मुझे खुशी होती। जब कभी आप किसी को चिन्हित करें तो उसके लिए दोषी सब लोगों को दंडित करें, न कि केवल पीड़ित व्यक्ति को ही करें। तो ये बुलडोजर बंद है, चीज़ों को पकड़ो, नीलाम करो, पैसा आए, देश के विकास में काम देगा। आप कांग्रेस के कुछ प्रमुख लोगों के साथी भी हैं और कांग्रेस की विचारधारा आपकी विचारधारा है, मिलती है। कांग्रेस आज हाशिए पर जा रही है, इसका कारण क्या है और इससे बचने के लिए कांग्रेस पार्टी को क्या करना चाहिए? सर देखिए, मैं कांग्रेस की विचारधारा का तो नहीं हूँ, मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ। और देश में एक ही पार्टी थी कांग्रेस जो धर्मनिरपेक्षता को लेकर चल रही थी। तो डेफिनेटली जब वोट देने की बारी आती है, क्योंकि मैं दर्शकों से एक चीज़ और कहना चाहूँगा, मालिक जनता होती है, ये नौकर हैं, ये हमारे प्रतिनिधि हैं, एमएलए एमपी हमारे प्रतिनिधि हैं, और जो अफसर हैं ये हमारे नौकर हैं। ध्यान रखिए, शासक और प्रशासक, शासक होता है प्रधानमंत्री, शासक है मुख्यमंत्री, शासक है, वो हमारा प्रतिनिधि है, वो हमारे लिए जाके विधानसभा में नियम बनाता है। तो ये हमारे नौकर है, हमारे प्रतिनिधि हैं। मैंने सोचा मैं अपने प्रतिनिधि किसको चुनूँ, जो धर्मनिरपेक्षता की बात करता है उसको चुनूँ, या जो किसी एक धर्म की बात करता है, दूसरे धर्म का नाश करने की बात करता है, झगड़ा फैलाता है, उसको। इसलिए मैंने कांग्रेस को नेचुरली वोट दिया। आप समझिएगा, लोग कहते हैं विचारधारा ऑटोमेटिक, जो जितने धर्मनिरपेक्ष दल होंगे, आप अगर धर्मनिरपेक्ष है आप मेरे दोस्त होंगे, आप अगर धर्मनिरपेक्ष नहीं है तो मेरे दोस्त हो ही नहीं सकते। इसलिए कांग्रेस से मेरा नेचुरल दोस्ती रही। उसके बाद कांग्रेस को घोषणा, मैं इस संगठन नाते बात करूं तो कांग्रेस ने हमारी कुछ बातें मानी, हम उनको भी दिया। लेकिन मैं दो चीज़ें और कहना चाहूँगा। कांग्रेस के भी बर्बाद होने का सबसे बड़ा रीज़न है कि वहाँ पर भी लकीर के फकीर बने बैठे हैं, चीज़ों को सुनना ही नहीं चाहते, कोई दरवाज़ा नहीं। आप सोनिया गांधी के यहाँ सीधे पहुंचकर अपनी बात नहीं कह सकते। आपको पहुंचने के लिए पहले आपको राजस्थान के नेताओं से मिलो। अरे राजस्थान के नेताओं की तो शिकायत करनी है, इनकी गलतियाँ तो आपको बतानी है। आप दिल्ली बात करो तो दिल्ली के आपके जो लोग आपके इर्द गिर्द बैठे हैं उनकी गलती बताएं, तो बताएं कैसे? आप ध्यान रखिएगा, सबसे शासक का क्या गुण होता था, गौर से देखिएगा, पूरे इतिहास को उठा के देख लो। अकबर जब शासन करता था तो अकबर को महान शब्द क्यों कहा गया? यहाँ किसी जाति से नहीं जोड़ रहा। अकबर रात को सादा कपड़ों में पहन के निकल लेता था और जाके जनता की बातें देखता था, तब उनके सामने सच आता था, क्योंकि अकबर के दरबारी भी सच नहीं बताते थे। तो जो राजा सच जानना चाहते थे वो ऐसे सादा वेश में निकल जाते थे। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। डॉक्टर समित शर्मा करके एक IAS ऑफिसर है राजस्थान में, सारी जनता जानते, जनता कलेक्टर बोलते हैं उनको, लोग उनकी इज्जत करते हैं समित शर्मा की। क्यों करते हैं? क्योंकि जब वो नागौर कलेक्टर रहे तो मैं एक बार नागौर गया, मैं जानता नहीं था उनको, मैंने जनता से पूछा भाई तुम्हारे कलेक्टर कैसा, बहुत अच्छा आदमी है। मैं क्यों? तो उसने कहा, उनकी 4-5 घटनाएं सुनाई कि एक दिन रात को 2 बजे अपनी पत्नी को गरीब की गाँव की पत्नी बनाकर फेंटा वटा बांध के और वो रात को अस्पताल पहुँच गए। अस्पतालों में ये ऑर्डर था 24 घंटे डॉक्टर रहेंगे, वहाँ डॉक्टर कोई था ही नहीं, और उन्होंने कहा तो धक्के दे के बाहर निकाल दिया। जब उन्होंने अपना परिचय दिया तब जाके हड़कम मचा, उन्होंने इस चीज़ को किया। यानी कब मालूम चली डॉक्टर समित शर्मा को? वरना तो CMHO है ना, पर CMHO ने कहा नहीं नहीं साहब, सारे डॉक्टर सारी रात रहते हैं। उन्होंने सडनली जाके चेक किया तो सारी सच्चाई पोल आउट आ गई। ऐसे ही उन्होंने ट्रैफिक से ट्रक नहीं गुजरे इसलिए रोक लगा रखी थी, तो लेकिन पुलिस वाला पैसे वसूल करके निकलने देता, एक दिन खुद ट्रक में बैठ के चले गए। अभी जयपुर में क्या किया चंद्रशील ठाकुर, मैं सैल्यूट करूंगा, नहीं जानता, जो ACB के DYSP चंद्रशील ठाकुर हैं, उन्होंने क्या किया, 2 महीने रेकी की और सांजापुर में ट्रक ड्राइवर बन के गए, तब ट्रकों का घोटाला वो किया। यानी राजा को सामान्य भेष में निकलकर सडनली जाकर चीज़ों को सत्यता जांचनी चाहिए, जब तो सच सामने आएगा, वरना किसी अफसर के सच सामने नहीं आता है। तो कांग्रेस ने गलती ये की कि ज़मीनी कार्यकर्ताओं को तो दूर किया,
और जिनका ज़मीन से लेना देना नहीं, जो उनकी चापलूसी करते हैं 24 घंटे, उनको राजा। अभी राजनीतिक नियुक्तियों में देख लो आप, जिनको मिली है वो अगर 100 आदमी खड़ा करके दिखा दे, खुला चैलेंज कर रहा हूँ यहाँ, आप गहलोत साहब अगर सुन रहे हैं तो मुझे बुलाओ, और मैं एक फ़ोन करता हूँ और 1000 आदमी खड़ा करता हूँ, और आपके इन मंत्रियों से खड़े करा दो 1000 आदमी कांग्रेस से हटा के। मैं तो व्यक्तिगत इसे कहते हैं, आप योग्य आदमियों की पहचान ही नहीं है आप लोगों को, तो चलता रहेगा। तो कांग्रेस ने ज़मीनी स्तर और योग्य आदमियों को हटाया, इसलिए डूब रही है। अब क्या करे कांग्रेस को, क्या देखिए, कांग्रेस को पीके का मैं पढ़ रहा था, पीके ने जो सलाह दी उसमें से 50% भी मान लेते हैं तो कांग्रेस दोबारा जीवित हो सकती है। बीजेपी को आगे बढ़ाने में कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है। कांग्रेस डूबेगी तो लोग तो कहीं जाएंगे ही नहीं, लेकिन देश को फिर एक नई उजाले की किरण आ रही है आम आदमी पार्टी। निश्चित रूप से कहूँगा एक दिन कांग्रेस को ख़त्म करके वो इससे बड़ी पार्टी बनेगी, धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। अगर ऐसा ही रहा तो कांग्रेस को ख़त्म करके आम आदमी पार्टी एक दिन देश की सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। आम आदमी पार्टी के लोग कांग्रेस की धरातल को खींचने में लगे हुए, उस चादर को खींचकर खुद ओढ़कर आगे बढ़ने की क्षमता को वो बढ़ा रहे हैं। उसी क्षमता के तहत, उसी कार्यप्रणाली के तहत आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक अनिल शर्मा जी से यहाँ पर मिलने आए, और उसके बाद अनिल शर्मा जी की मुलाकात केजरीवाल से हुई। क्या चर्चाएं हुई, और ये चर्चा और यह घोषणा बहुत दूर तक जाएगी, इसका हमें पूरा भरोसा है। हाँ, कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा पे थी, तो निश्चित रूप से बीजेपी के बजाय मैंने कांग्रेस को चुना, डेफिनेटली। अब जब मैंने देखा कांग्रेस तो अपने खुद ही सिद्धांतों से हट रही, सिद्धांतों की मैं बात कहूँ तो वहाँ कुछ कोई करना ही नहीं चाहता, नेतृत्व विहीन सी कांग्रेस चल रही है, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो निश्चित रूप से जो ऑप्शन आएगा तो आदमी तो उस ऑप्शन को पसंद करेगा ही करेगा। अगर मैं गहलोत साहब, मुझे जानते हैं, इतनी बड़ी ताकत है, सारी बात है, उसके बाद से अगर 4 साल में गहलोत साहब के शासन में भी तकलीफ में रहूँ, मैं मिलने का टाइम मांगूँ, मुझे टाइम नहीं मिले, उनके मिनिस्टर सारे जानने के बाद कोई मेरे लोगों की मदद नहीं करे, तो डेफिनेटली मुझे रास्ता तो चुनना पड़ता है। लेकिन मैंने एक लाइन और कही थी मेरी बात में, अगर आपको ध्यान हो तो, कि मैं अध्ययन करके जाता हूँ किसी के बारे में भी। मैंने तीनों चारों के बारे में अध्ययन किया, बीजेपी के बारे में अध्ययन किया, बेसिक देखा, मैंने कांग्रेस के बारे में अध्ययन किया। जब मैंने आम आदमी पार्टी के बारे में अध्ययन किया तो नेतृत्व तो चलता है। यहाँ बीजेपी में मान लीजिए गांधी परिवार नेतृत्व करता है, कांग्रेस में गांधी परिवार नेतृत्व करता है, बीजेपी में मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे ही आम आदमी पार्टी में केजरीवाल नेतृत्व कर रहा है। मैंने सोचा केजरीवाल है क्या, अगर ये राजनेता है तो ये भी आगे जाके ऐसे ही करेगा। तब जब अध्ययन किया तो मालूम चला केजरीवाल एक राजनेता नहीं है, ये कटु सत्य है, वो एक एक्टिविस्ट है। केजरीवाल एक ऐसा बंदा है जो सच की लड़ाई लड़ता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ वेरी फर्स्ट डे से था। आईएएस अफसर, आईआरएस अफसर बनने के पश्चात भी उन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन की संस्था बनाई, एक परिवर्तन नाम की संस्था बनाई, और उस संस्था के जरिए वो लोगों की भ्रष्टाचार से रोकने में मदद करते थे। सूचना के अधिकार अधिनियम में उनका सहयोग रहा, रेमन मैगसेसे पुरस्कार उनको मिला। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक एक्टिविस्ट था, वो सत्ता को बदलने के लिए आया। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। ये मेरा मोबाइल है, मैं आप सब जनता से कहूँगा, इस मोबाइल में पूछो राजस्थान में प्रति व्यक्ति कितना कर्ज है, आपको बता देगा लगभग 60,000 के करीब, 51,888 रुपये 2-3 साल पहले था, अब 60,000 के करीब कर्ज है। आप पूछो दिल्ली में कितना है, राजस्थान सरकार कितने कर्जे में, पूछो ये कर्जे में बता देगी। आप पूछो दिल्ली में कितने कर्जे में है। 2014 में जिस दिल्ली सरकार पर कर्जा था, केजरीवाल जी के आने के बाद आज उसकी सरकार बचत में चल रही है, और ये तो तब चल रही है जब बिजली फ्री है, पानी फ्री है, महिलाओं को बस में यात्रा फ्री है, लोगों को चिकित्सा फ्री है, और स्कूल एजुकेशन को बहुत अच्छा किया गया। अगर इन सब के बाद भी कोई सरकार बजट में फ्री मतलब बचत में दे रही है, तो मैं कह रहा हूँ हर आदमी को नकल करनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं अध्ययन करते केजरीवाल का, कि अगर केजरीवाल कैसे ये सब सुविधाएं दे पा रहा है। मैंने यही सवाल मैंने केजरीवाल जी से पूछा, बस मेरा यही सवाल था, क्या आप इतना फ्री दे के, मैं भी डर गया था जिस तरह की बीजेपी ने प्रचार किया कि साहब केजरीवाल तो श्रीलंका की तर्ज पे भारत को ले जाएंगे, फ्री लुटा के, कांग्रेस बीजेपी सब करने लगी। मुझे लगा यार तो गलत कर रहा है केजरीवाल, जनता के टैक्स के पैसे को बर्बाद कर रहा है। पर जब मैंने स्टडी की तो मालूम चला वो पैसे का सदुपयोग कर रहा है। उन्होंने 30 से 35% भ्रष्टाचार जो हो रहा है उसको खत्म कर दिया, और खत्म करने दीजिए वक्त पैसा बचने लग गया। उन्होंने मुझे एक उदाहरण दिया केजरीवाल जी ने, कि मैंने जहांगीरपुरी का एक पुल बनवाया, शीला दीक्षित के टाइम में उस पुल का 350 करोड़ का बजट था। उस पुल को जब हमने ईमानदारी से बनाया तो 200 करोड़ में ही बन गया। अब बताइए 150 करोड़ रुपए कौन खा रहा था? शीला दीक्षित खा रही थी, कांग्रेस खा रही थी, अफसर खा रहे थे। मैंने बोरिंग लगवाया, मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं आपको। मेरे स्कूल में मेरे बोरिंग पड़ा 2,60,000 का, A1 क्वालिटी का,
और वही बोरिंग मैंने सरकार से लगा जब एमएलए का, तो पड़ रहा है 9,10,000 का। तो यार ये 2,60,000 से 9,10,000 कौन खा रहा है, यही तो मेरे समझ नहीं आती। बिजली जो उत्पादन है वो 4.5 रुपए में होती है, सोलर एनर्जी की बिजली होती है 1 रुपये 90 पैसे में। सोलर एनर्जी की बिजली हम राजस्थान में नहीं कह रहे, 4.5 के बजाय 20 रुपये में। आज अखबार पढ़ रहा था कि 20 रुपये यूनिट में बिजली खरीदी है हमने। मेरा कोई जानकार था बिजली बेचने वाला, उसको मैंने कहा यार तुमको फ़ायदा कैसे होता है? बोले जानबूझकर गफलत कराते हैं ये, फिर महंगी खरीदते हैं, आधा पैसा अफसर को होता है, आधा मेरा होता है। आज आपने पेपर पढ़ाओ, इस पूरे 32 किलोमीटर में जितने कलेक्टर लगे, वो कलेक्टर 4 लाख रुपए महीना बंदी ले रहा था। नन्नूमल पहाड़िया ने बहुत जोरदार बात कही कि मैंने नए कलेक्टर से कह दिया कि मैं तो 4 लाख लेता हूँ, तू भी 4 ले लेना। क्या क्या चल रहा है? फिर वो पकड़ा के आगे। अब आज आपको मैं घोषणा कर रहा हूँ, यहाँ कुछ नहीं होना इनके खिलाफ, ये छूट के दोबारा नौकरी करने लग जाएंगे। प्रदीप गवाड़े कर रहा, नीरज के पवन कर रहा, ऐसे हजारों भ्रष्ट अफसर है। जब आप भ्रष्टाचार को राजस्थान नेटवर्क पे आप इस मोबाइल से 20 सवाल पूछेगा कि राजस्थान भ्रष्टाचार में देश में कौन से स्थान पे है, ये कहता है प्रथम पे। तो मैं कहा पकड़ते तो खूब है, बोल पकड़ने के बाद बचाने वालों में भी प्रथम पे है। डीजल पे सबसे ज़्यादा टैक्स हम राजस्थान में दे रहे, सबसे महंगी बिजली राजस्थान में, बेरोजगारों से सबसे ज़्यादा शुल्क राजस्थान में ले रहे, बेरोजगारी पूरे देश में सबसे ज़्यादा राजस्थान में। फिर यार राजस्थान को वोट दे क्यों? कोई तो जवाब दो। राजस्थान में भ्रष्टाचार चरम पर है। भ्रष्ट अफसर को पोस्टिंग मिलती ही क्यों है? ईमानदार बर्फ में, समित शर्मा कैसे बर्फ में लगा दिए जाते हैं? क्यों बताइए मुझे आप। ऐसे 20 अफसर है, चंद्रशील ठाकुर ने या जो नीरज, ये जो दिनेश एनएम है, ऐसे ईमानदार एमएन है, इन दिनेश एमएन को क्यों दिल्ली जाना पड़ रहा है? क्योंकि इन लोगों को काम नहीं करने दिया जा रहा। मैं एसीबी में गया, देखिए मेरी आदत है, मैं बड़ा ब्लंटली बोल रहा हूँ, मैं एक बार एसीबी में गया, मैं उन डीजीपी साहब का नाम नहीं लूँगा, रिटायर हो चुके। मैंने उनसे पूछा जी आप ये पकड़ के सज़ा क्यों दिलाते हो? उनका बड़ा जोरदार बात बताऊँ शर्मा जी मैं आपको, बोलिए मैं बिना दांत का वो हूँ, हमें जानबूझ के बैठा रखा है, हमसे पकड़वाते हैं और फिर ऊपर वाले उससे सौदा करते हैं कितने का घपला आया हमारी रिपोर्ट को देख के, और बाद में उसकी परमिशन नहीं देते। आप ध्यान रखिएगा, अभियोजन स्वीकृति देने का अधिकार सरकार ने अपने पास रख रखा है। आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा, जितने लोगों को पकड़ते हैं उसमें से 1% को अभियोजन स्वीकृति मिलती है, 99 से पैसा वसूल कर छोड़ दिया जाता है। तो उसने मुझे अफसर डीजी ने कहा कि मैं पकड़ता हूँ, वो ऊपर पैसा पहुंचाता है और उसको छोड़ देते हैं, बस हम ऐसे बैठे रहते हैं, लेना देना कुछ भी नहीं है। ये प्रैक्टिकल है। अभियोजन स्वीकृति नहीं होने के कारण भ्रष्ट अधिकारी बचे हुए हैं, लेकिन गांधी टीवी वादा करता है अभियोजन स्वीकृति नहीं होने के बावजूद ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जिस भी पोस्ट पे होंगे, जिस भी लेवल पर होंगे, वहाँ तक हम पहुँचेंगे। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को बेनकाब करना बहुत ज़रूरी है। गांधी टीवी सच को सच की तरह पेश करने का एक माध्यम है और वह हमेशा बना रहेगा। आपसे एक अंतिम सवाल, चुनाव आ रहे हैं, सचिन पायलट भाग रहे हैं, अशोक गहलोत कभी ऊपर कभी सचिन पायलट ऊपर, और बीजेपी के खेमे में भी लड़ाई है चल रही है, और आम आदमी पार्टी भी यहाँ सक्रिय है। आपकी मीटिंग केजरीवाल से हो भी गई है, तो भविष्य किस करवट पर बैठेगा? देखिए सच्चा, अगर जनता के सामने आम आदमी पार्टी की सच्चाइयाँ चली गई तो आप इनको वोट की बात करें, उनको राजस्थान में नहीं रहने देंगे नेताओं को। अगर उसकी बात पहुंच गई तो मैं आपको सिंपल सा कह रहा हूं ना, ये मोबाइल इन दोनों पार्टियों को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है, और ये मोबाइल हर आदमी के पास है। बस इसे हमें सवाल पूछना सिखाना है, जो हम सिखाएंगे, और ये किसी आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, इस देश के भले के लिए सिखाएंगे। मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन करूंगा नहीं करूंगा ये गर्व भविष्य की बात है, पर इतना जरूर कह सकता हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं वेरी फर्स्ट डे से था, आगे भी रहूंगा। अब इस लड़ाई को बहुत ढंग से लड़ूंगा, जो लोग इस तरह के उनको सबको साथ लूंगा और फिर इस अव्यवस्था की लड़ाई को लड़ूंगा। मैं राजस्थान में एक ही नारा देना चाहता हूँ, सत्ता मत बदलो, व्यवस्था बदलिए। जब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी कोई सत्ता कुछ नहीं उगाड़ सकती। वसुंधरा जी के राज में भी वही सिस्टम चल रहा था जो गहलोत जी के में चल रहा है, और आगे दोबारा बीजेपी आ गई, चाहे मुख्यमंत्री कोई बनो, तो वही चलने वाला है। जब तक उसको नहीं बदलेंगे कुछ नहीं होने वाला। इस मोबाइल से सवाल पूछिए, अपने आप आपको अंतर पता चलेगा कौन सही है कौन गलत है। अगर कोई आपको हिंदू मुस्लिम के झगड़े की बात कहता है तो इस मोबाइल से पूछिए तो सही कि सच क्या है। नकली वीडियो बनाकर डाल दिए जाते हैं, नकली ऑडियो बनाकर डाल दिए जाते हैं, नकली मैसेज बनाकर डाल दिया जाता है, और आप उसको आंख बंद करके फॉरवर्ड कर देते हैं। ये न किसी पढ़े लिखे की निशानी है और नहीं कहीं अच्छे इंसान की। आप इन राजनेताओं के चक्कर में, चाहे वो मैं
मुझे राजनेता मानकर आप मेरी बात को स्वीकार मत करिए, आप रिसर्च करिए ना कि अगर दिल्ली के बारे में, केजरीवाल के बारे में जो कर रहा हूँ सच है क्या, मैं गहलोत जी के बारे में कह रहा हूँ जो सच है क्या, मैं बीजेपी के बारे में कह रहा हूँ जो सच है क्या, मैं कश्मीर फाइल्स पे बोल रहा हूँ जो सच है क्या। देखिए, सच को स्वीकार करिए, गलत है तो बताइए और सही है तो फिर उस बात को आगे बढ़ाइए। सच को स्वीकार करिए, अगर सही है तो आगे बढ़ाइए। हम ऐसे सवालों के साथ अभी ये सफ़र जारी रखेंगे। अनिल जी के साथ हम इनके स्कूलों में भी जाएंगे, वहाँ छात्रों से भी रूबरू होंगे। इनके साथ जो परिवार जुड़ा हुआ है, 75 लाख अभिभावक और लगभग 50 लाख स्कूल संचालक, यह एक बहुत बड़ी संख्या है और यहाँ से एक बहुत बड़ा बदलाव आगे बढ़ रहा है। अशोक गहलोत सरकार के पास अभी भी वक्त है कि वे अपने यहाँ से छनकर जा रहे अच्छे लोगों को रोके और अच्छी व्यवस्था के साथ, अच्छे वादे के साथ सरकार दोबारा बनाने की कोशिश करे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अशोक